जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आज से आप सभी मित्रों को मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों यह मॉडल पेपर कौन सा है? पहला। दोस्तों मॉडल पेपर आप बहुत ही अच्छे से बहुत ही सावधानी के साथ देखिएगा, क्योंकि आप सभी मित्रों को पहले से भी पता है कि मॉडल पेपर से हो सकता है कुछ प्रश्न हूबहू फंस जाएं और हूबहू नहीं देखने को मिलते हैं, तो पैटर्न दोस्तों आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। इसलिए मॉडल पेपर को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करिएगा और मॉडल पेपर करने से दोस्तों आपकी जो टाइमिंग है वह दोस्तों मेंटेन हो जाती है। आप 1 घंटे में 18% सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो साथ ही में दोस्तों सॉल्व करिएगा, बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। शुरुआत में ही आप इस वीडियो को अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। पहला दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह रहा है धन पूर्णांक 4x + 5 के ठीक पूर्व का धन पूर्णांक होगा। मतलब जो धन पूर्णांक आपके पास 4x + 5 है, 4x + 5 के ठीक पूर्व का मतलब होता है पहले का, ठीक पूर्व का धन पूर्णांक मतलब ठीक इसके पहले का धन पूर्णांक क्या होगा। तो इसके पहले का धन पूर्णांक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें के से 1 घटा देंगे। जैसे मैं पूछूं 5 है, एक धन पूर्णांक है, ठीक इसके पहले का धन पूर्णांक क्या होगा, तो कहेंगे सर इसमें से आप 1 घटा दीजिए तो 4 मिलेगा। इसी प्रकार हमारे पास जो धन पूर्णांक कितना 4x + 5 है, कह रहा है ठीक इसके पहले का, ठीक इसके पूर्व का धन पूर्णांक क्या होगा, तो 1 इसमें से घटा देंगे तो आप क्या पाएंगे 4x और प्लस का 5 माइनस का 1 क्या बचेगा प्लस का 4, यानी कि ठीक 4x + 5 के ठीक पूर्व का धन पूर्णांक कितना होगा 4x + 4। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगला देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती, चाहे आपसे दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कहे, चाहे आपसे दो समान परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कहे, चाहे आपसे कहे कि 1 - 1 तथा 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी, कोई भी दो परिमेय संख्या ले ले उसके बीच में आपसे कहे कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो हमेशा आप अनंत को टिक करेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 1 ले लूँ और 2 ले लूँ, तो इसके बीच में आप कितनी बहुत सारी लिख सकते हो, 1.1, 1.12, 1.15 ऐसे आप लिखते रहेंगे, 1.17, 1.1771 ऐसे बहुत लिखते रहेंगे, आप बुढ़ा जाएंगे पर क्या परिमेय संख्याएं कम नहीं होंगी। बात समझ पा रहे इनके बीच में, बात समझ पाएगा नहीं। इसके ऊपर भाई 1.1 का मतलब इसको क्या, जब हम पॉइंट हटाएंगे तो बटे में संख्या आएगी कि नहीं भाई, 1.1 का मतलब क्या, पॉइंट हटाओ तो 0 लगाओगे तो 11/10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 11/10 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों इसके बीच में क्या अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, जब भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में चाहे समान कहे चाहे असमान कहे, चाहे तो कोई दो परिमेय संख्या दे रखी हो उनके बीच में आपसे परिमेय संख्या पूछा तो आप हमेशा अनंत को टिक करेंगे। अगला सर्वांग समता की शर्तें हैं। आपको मैंने सर्वांग समता की कितनी शर्तें बताई, 4। पहली कौन सी बताई थी, SSS ट्रिपल S, दूसरी SAS, तीसरी ASA और चौथी RHS। देखिए भैया गला बहुत साफ नहीं है इसलिए आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही होगी, क्योंकि गला दोस्तों खराब है। ठीक है, तो SSS, SAS, ASA और RHS ये सर्वांग समता की 4 शर्तें होती है। और इसमें पूछा देखिए SAS है, SAS इसमें सम्मिलित है, उसके बाद SSS भी सम्मिलित है और ASA भी सम्मिलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, यदि RHS भी दे रखा हो तब भी इसको भी मानते हैं इसमें। अगला चौथा कह रहा 5 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा। मतलब एक जग है जिसमें 5 लीटर पानी आता है, पर हमें क्या जो नपना दिया गया जिससे नापना है जग को भरना है वो 50 मिलीलीटर का है, 50 मिलीलीटर का है। तो उस 50 मिलीलीटर से उस जग में हम कितनी बार पानी डालें कि 5 लीटर हो जाए। तो आप देखिए, आप जानते हैं ये लीटर में है, ये मिलीलीटर में, इसलिए लीटर को क्या करेंगे आप मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 लीटर है, आप जानते हैं 1 लीटर में भैया 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। इसलिए 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कितना 5000, यानी कि 5 लीटर कहें या 5000 मिलीलीटर, और नापना किसके 50 मीटर के नपने से, इसलिए इसको क्या करेंगे 50 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 0 से 0 गया, 5 × 5 हो गया, 5 × 5 होगा 100, यानी कि 100 बार
100 बार आपको क्या करना होगा, 50 मिलीलीटर के जो बर्तन है उससे 100 बार उस जग में पानी डालना होगा, तब जाके उसमें 5 लीटर आएगा। अगला कह रहा 5/7 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो योज्य प्रतिलोम दी गई संख्या में हमें एक ऐसी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो एक सिंपल भी तरीका, 5/7 का योज्य प्रतिलोम, तो आप जानते हैं 5/7 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 5/7, सिर्फ चिन्ह बदलता है, सिर्फ चिन्ह बदलता है। ध्यान रखिए, जब भी आपसे योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो जो भी यहाँ लिखा होगा उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। यदि यहाँ प्लस का होगा तो यहाँ माइनस लगा लेंगे, यदि यहाँ माइनस का होगा तो यहाँ प्लस लगा लेंगे। तो 5/7 के योज्य प्रतिलोम, तो 5/7 का योज्य प्रतिलोम कितना, माइनस का 5/7। यदि आप पूरा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो पहला ही ऑप्शन माइनस का 5/7 दे रखा है, इसको टिक कर देंगे। परंतु इसके आगे भी कह रहा है आपने सिर्फ 5/7 का योज्य प्रतिलोम निकाला और कह रहा है योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका अभी आपको क्या चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, दी गई संख्या में हम एक ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल 1 हो जाए। ठीक है, और सात तरीका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो जो इसका अंश होगा उधर उसको हर बना दे, और जो इसका हर उसको अंश बना दे। और चिन्ह यदि माइनस का होगा तो माइनस आ जाएगा, प्लस का होगा तो प्लस का आ जाएगा। यानी कि 5/7 का योज्य प्रतिलोम माइनस का 5/7 होगा और इसका गुणात्मक प्रतिलोम माइनस का 7/5। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये प्रश्न दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न है, जितने भी प्रश्न मैंने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ध्यान से दोस्तों करिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, इनको नोट कर लिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करते हैं, इनको नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, हमारी कही हुई बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी, और यदि अच्छे समझ में आ रही तो दोस्तों वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपनी इस तरह से जरूर शेयर करते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और कमेंट जरूर करके बताइए क्लास कैसी लग रही है। अगली हेडिंग क्या है, इस टाइप के प्रश्न आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, देखिएगा छठा प्रश्न आपसे कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है। आगे कहता है तो उस वर्ग का परिमाप याद कीजिए। तो उस वर्ग का परिमाप, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न है। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो क्या लिखोगे, दिया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 196 वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकता है। पूछा था वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, 4 इंटू साइड होता है, पर साइड नहीं पता हमें तो पहले साइड पता करिए। कैसे, आपको दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आपको कितना 196 दे रखा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। यानी यहाँ से यदि हम भुजा बराबर निकाल लेंगे तो कितना आएगा, √196 196, यानी कि भुजा इक्वल टू कितना 14 सेंटीमीटर। 196 का वर्गमूल कितना 14 होता है। अब देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, फार्मूला, वर्ग का जो परिमाप होता है भैया वह होता है 4 गुणे भुजा, और भुजा किसकी भुजा, वर्ग की भुजा। तो 4 और गुणे भुजा कितनी 14, 14 चक्कू 56 सेंटीमीटर आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आया, जाके लिख लीजिएगा। अतः वर्ग का परिमाप बराबर 56 सेंटीमीटर, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को लगाएंगे। अगला
अगला दोस्तों आपसे कह रहा है 7वां प्रश्न आपसे कहता है x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का गुणनखंड कीजिए। का गुणनखंड कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको। इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो भैया x की पावर 4 है माइनस वाई की पावर 4। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाए कि नहीं। आप जानते हैं क्या है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। बस इसी का यूज करेंगे, इस आइडेंटिटी का। तो देखिए a की जगह पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और b की जगह पर क्या है, वाई स्क्वायर है। तो जहाँ a है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, a माइनस बी हो गया। और नेक्स्ट ब्रैकेट में a की जगह कितना है, एक्स स्क्वायर और प्लस b की जगह पर कितना है यहाँ पर वाई स्क्वायर हो गया। अब फिर से देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर से क्या आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a की जगह पर x है और b की जगह पर क्या है, y है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिएगा x माइनस वाई और नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस हो गया, एक नंबर पक्का हो गया। तो नीचे देख लेना, अतः x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 के गुणनखंड बराबर x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख के छोड़ देंगे तब भी नंबर आपको पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर, 8वां नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है दो संख्याओं के बीच का अंतर 48 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 48 है, 48 है, 48 है। आगे कहता है यदि संख्याओं का अनुपात, यदि संख्याओं का अनुपात 7:3 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपसे क्या कह रहा है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 48 कह रहा है और यदि कह रहा है संख्याओं का अनुपात 7:3 है, कितना 7:3 है। तो हमें क्या ज्ञात करना, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो क्या करोगे, कैसे लगाओगे, मानोगे संख्याओं का अनुपात 7:3 है तो जो अनुपात एक निश्चित नहीं होता है तो क्या करते हैं, उसमें एक्स चिपका देते हैं, उसका मासा। तो माना बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 7x। भाई बड़ा नंबर इसलिए 7x हो गया। और छोटी संख्या वाला कितना हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर कितना 3x हो गया। ठीक है, प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, शुरुआत में पहली लाइन बस होगा, छोटा सा प्रश्न है। कह रहा दो संख्याओं के बीच का अंतर 48 है। और अंतर का, डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी, 7x माइनस 3x बराबर 48। कितना चाहिए, 4x बराबर 48, यानी कि x इक्वल टू 48 और x की गुणी में 4 है तो अपान में जाएगा। सॉरी भैया, गला कह रहे हैं साफ नहीं है ना, बहुत अच्छा है भाई। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x बराबर 12। तो क्या करोगे, अतः फाइनल आंसर, अतः बड़ी संख्या बराबर और छोटी संख्या बराबर, दोनों संख्या क्या था ना, आपसे क्या कहा था, संख्याएं बताइए। तो देखिए बड़ी संख्या कितनी, 7x, 7 इंटू एक्स मतलब 12 हो गया। और छोटी संख्या 3 और इंटू एक्स की जगह कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 सती 84 और 12 तियां 36, ये दोनों संख्याएं होंगी। कितना आसान प्रश्न है कि नहीं, चलिए नोट करिए। अगला 8 के बाद 9 देखिएगा, 9 नंबर आपसे कह रहा है -1 और -1/2 के, -1 और -1/2 के
के ठीक बीच की बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे कहेगा ठीक बीच की कहेगा या आपसे कहेगा ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बात ही की चाहे मध्य कहे चाहे बीच कहे। देखिए कैसे करेंगे। -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या भैया जब भी ठीक बीच की या ठीक मध्य की परिमेय संख्या कहे तो हमेशा आप 1/2 लगा दीजिए और जो संख्याएं दे रखी है उनको आपस में ऐड कर लीजिए। क्या -1 है इसको लिख लीजिए और फिर ऐड करना प्लस लगा लीजिए कितना -1/2। बस इतना करना है। बात समझ पाए क्या? मैंने क्या कहा, जब भी आपको ठीक बीच की या ठीक मध्य की दो परिमेय संख्या दे रखी हो उसके ठीक बीच की या ठीक मध्य की परिमेय संख्या चाहिए तो आपको क्या करना होगा 1/2 लिखना होगा और जो दोनों संख्याएं दे रखी हैं परिमेय संख्या उनको ऐड कर दीजिए। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। तो 1/2 माइनस का 1 और प्लस माइनस माइनस का 1/2 हो गया। ठीक है, तो 1/2 ये हो गया। देखिए यहाँ एलसीएम ले लोगे कितना 2, तो इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से तो माइनस का 2 -1 है इसलिए -2 और -1 हो जाएगा। यानी कि आप क्या पाएंगे 1/2 इंटू कितना -2 -1 -3/2 तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 और 2 दूना 4 माइनस का 3/4। तो यहाँ लिख लेना नीचे, अतः माइनस का 1 और माइनस का 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर माइनस का 3/4 लिख लेंगे ना। ठीक है, अगला 9 के बाद 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर दोस्तों आपसे कहता है समीकरण x/3 प्लस x/2 बराबर 10 को हल कीजिए। देखिए पेपर में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है कि नहीं। किस प्रश्न में कितना समय देना है वो सीखना बहुत जरूरी है। वैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया है तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, फिर भी x/3 प्लस x/2 बराबर 10 क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लें। कितना 3 2 का एलसीएम 6 आएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 2x हो जाएगा, प्लस लगा लिया। 6 को 2 से भाग करेंगे 2 3 6 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 3x बराबर 10 हो गया। तो 2x प्लस 3x 5x/6 बराबर 10 हो। इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 5x से तो 5x और 6 की मल्टीप्लाई 10 से 60 हो गया। x बराबर 60/5 काट लीजिए। 5 एकम 5 5 एकम 5 1 10 हो गया, 5 दूनी 10, x बराबर 12। ये हमारा फाइनल आंसर है। अतः x बराबर 12। कितना आसान है। अंतिम प्रश्न देखिएगा अतलव का 11 नंबर। अंतिम प्रश्न 11 नंबर आपसे कह रहा है पूर्णांक 6, 8, 12 को लेकर गुणा के सहचर नियम की पुष्टि कीजिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। गुणा का सहचर नियम पहले तो आपको पता हो। देखेंगे भैया सबसे पहले आपको जो पूर्णांक देखे पूर्णांक 6, 8, 12 को लेकर गुणा के सहचर नियम की पुष्टि करना है। आप क्या लिखेंगे, मानेंगे माना सबसे पहले जो पूर्णांक दे रखे हैं उसको a बराबर पहला वाला 6 मान लेंगे, फिर b बराबर कितना मान लेंगे हम 8 मान लेंगे और फिर क्या c बराबर कितना मान लेंगे हम 12 मान लेंगे। ठीक है, अब जानते हैं आप गुणा का जो सहचर नियम होता है
सहचर्य नियम, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो गुणा का भैया जो सहचर्य नियम होता है ये होता है क्या, a इंटू बी, एक ब्रैकेट में फिर इंटू सी, बराबर जो होता है a बाहर कर ले, अगले ब्रैकेट में b इंटू सी कर ले, ये गुणा का सहचर्य नियम होता है। अब इसमें बारी बारी से हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ध्यान से पाएंगे क्या, a इंटू बी और इंटू सी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह कितना 6 हो गया और इंटू बी की जगह कितना 8 हो गया, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लिया, इंटू सी की जगह 12 हो गया। तो आप सॉल्व करेंगे तो कितना पाएंगे, 6 × 8 = 48 × 12, तो 12 × 8 = 96, अस्सी लाइन 9, 12 चौक 48, 48 9 57, 576। तो आपके पास फाइनल क्या आएगा कि a इंटू बी, एक ब्रैकेट में इंटू सी, ये आएगा कि 576। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, a इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में b इंटू सी, इसको निकालेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, इंटू बी की वैल्यू आपके पास कितनी 8, इंटू सी की वैल्यू कितनी 12, तो 6 × 12 = 96 हो गया, और कितना आ गया 6 × 36 के 6 3 और 6 9 54 3 57, 576 आया जाके, यह a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी, a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी आया जाके, ये क्वेश्चन नंबर हमारी 2 आई जाके। तो आप क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इसके बाद आप इतना नोट करिएगा, इसके बाद इधर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप पाते हैं क्या कि ये तो बराबर हो ही गया, और क्या हो गया 6 × 8 गुणे 12 बराबर, और 6 अगले ब्रैकेट में 8 × 12, अतः या उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि गुणा के सहचर्य नियम की पुष्टि होती है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि गुणा के सहचर्य नियम की पुष्टि होती है। बस इतना करना होगा। बढ़िया प्रश्न, ध्यान से देखिए, बस ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तरीका थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो चलेगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अति लघु के बाद अब लघु उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 12 की, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 12 आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, किसी आयताकार पार्क की लंबाई, किसी आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई 200 मीटर तथा 180 मीटर, 200 मीटर तथा 180 मीटर है। इस पार्क के चारों ओर, इस पार्क के चारों ओर बाहर से, इस पार्क के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, बढ़िया प्रश्न है। देखिए मैंने कहा था इस टाइप के प्रश्न को चित्र के माध्यम से लगाइए। सबसे पहले किसी आयताकार पार्क की लंबाई जो चौड़ाई दे रखी है उसको बनाइए। तो ये एक आयताकार पार्क हो गया,
जिसकी लंबाई कितनी कह रहा है 200 मीटर, तो ये 200 मीटर हो गया लंबाई। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये 200 मीटर हो गया। उसके बाद इसकी चौड़ाई 180 मीटर, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक 180 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई। उसके बाद कहता है इस पार्क के चारों ओर बाहर से, मतलब जो एक पार्क हमारे पास ABCD है, इसका नाम है, इसके चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना। इसके इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो एक हम रास्ता बनाते हैं इसके चारों ओर। ये देखिए इस तरीके से चारों ओर ये रास्ता हमने बना लिया। ठीक है, कितना कहा 5 मीटर, तो ये हमारा रास्ता कितना है 5 मीटर। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 5 मीटर, इधर भी आपका कितना हो गया 5 मीटर हो गया, और इधर भी आपका कितना हो गया ये 5 मीटर हो गया। ठीक है, और ये इधर भी हमारा 5 मीटर हो गया, चारों तरफ कहा। और जो नया आयत बन के तैयार हुआ, पार्क बन के तैयार हुआ बाहर, उसका नाम लेते हैं PQRS। ठीक है, अब आपसे कहा था तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, तो रास्ता क्या बनेगा, ये रास्ता तो बनना ना, ये वाला जो डिजाइन में बना रहा हूँ ब्लैक से, यही तो रास्ता बनना। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप जो बड़ा वाला आयत PQRS का क्षेत्रफल निकाल लें, इसमें से छोटे वाले आयत ABCD का क्षेत्रफल निकाल दें। नहीं समझे, बड़ा वाला आयत जो PQRS का क्षेत्रफल निकाल लें, इसमें से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दें, तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। परंतु बड़े वाले आयत की हमें भुजा नहीं पता है, तो कैसे पता करें, देखिए ये 200 मीटर है, इधर 5 मीटर बढ़ा, इधर 5 मीटर बढ़ा, तो टोटल बढ़ा कितना 10 मीटर बढ़ गया भाई। 5 मीटर इधर 5 मीटर इधर, तो टोटल 10 मीटर बढ़ा, लेकिन ना और कितना 200 था, तो ये कितना हो जाएगा 210 मीटर। बस यही समझना है, कितना हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक लगाकर 210 मीटर हो गया। इधर देखिए ये 180 था, 5 मीटर इधर बढ़ा, 5 मीटर इधर बढ़ा, टोटल कितना बढ़ा, ये 5 लिखा, टोटल कितना बढ़ा आपका 10 मीटर बढ़ा, 180 था, ये कितना हो जाएगा 190 मीटर। बस अब तो होगा ना, अब तो आसान हो गया। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो डायरेक्ट आप लिखिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्र, पेपर में चित्र बनाइएगा वरना लैंग्वेज बहुत सारी लिखनी पड़ेगी। आयत PQRS का क्षेत्रफल माइनस आयत ABCD छोटे वाला आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आयत क्या PQRS की लंबाई कितनी 210 है और चौड़ाई कितनी 19 मतलब 190, माइनस आयत ABCD का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई कितनी 200, चौड़ाई कितनी 18 मतलब 180, मल्टीप्लाई कर लें तो 2 जीरो तो रहेंगे ही रहेंगे, 19 इक्कम 19 हो गए, हासिल आए 1, 19 दूना 38 39, माइनस इसमें से करिए 18 दूना 36 और 3 जीरो हो गया, घटा लीजिए। तो जब घटाएंगे तो क्या पाएंगे 0 0 और 9 और 9 में से 6 का 3, 3900 वर्ग मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो लिख लेंगे अतः रास्ते का क्षेत्रफल बड़ा कितना 3900 वर्ग मीटर। बढ़िया प्रश्न है भैया, नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। अगला देखिएगा 12 के बाद 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, कह रहा एक स्कूल में 2x कक्षाएं हैं, एक स्कूल में 2x कक्षाएं हैं। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x क्यूब प्लस का 2x प्लस 2 है। आपसे कह रहा ज्ञात कीजिए फर्स्ट पार्ट, स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या, स्कूल में विद्यार्थियों
कि कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, कितनी है। अगला पार्ट, सेकंड पार्ट कहता है यदि x बराबर 3 तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी, ध्यान से समझिएगा। इन दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, एक स्कूल में 2x कक्षाएं, एक जो स्कूल है उसमें 2x कक्षाएं और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या इतनी, x³ + 2x + 2। तो ज्ञात करना फर्स्ट का स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या, और यदि x बराबर 3 हो तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो क्या लिखोगे, दिया है स्कूल में कुल कक्षाएं, या स्कूल में सिर्फ कक्षाएं भी लिख सकते हो, कितना 2x, और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, x³ + 2x + 2। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा क्या है, स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो लिखोगे स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या कैसे निकालोगे भैया, कुल संख्या मैं नीचे कर दे रहा हूँ। स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या कैसे निकालें, देखिए कुल कक्षाएं और प्रत्येक कक्षा में इतने विद्यार्थी हैं। कुल कक्षाएं, जैसे मैं कहूँ किसी स्कूल में 20 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 40 स्टूडेंट हैं। किसी स्कूल में 20 कक्षाएं और प्रत्येक कक्षा में 40 स्टूडेंट हैं, तो बताओ कुल कितने होंगे। तो आप क्या करेंगे, 20 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। वही कहानी यहाँ पर भी, स्कूल में कुल कक्षाएं 2x हैं और प्रत्येक कक्षा में इतने हैं, तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना होगा 2x, और क्या करेंगे x³ + 2x + 2, ठीक है। यहाँ पर क्या मैंने कर दिया, इनटू, चाहो तो लगा लो। यहाँ पर क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और x की पावर 1 3, तो x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 और x की पावर 1 और 1 कितना 2 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4x। ये क्या हो गया, स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या ये है, नीचे लिखना। अतः स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या ये है। सेकेंड पार्ट में आपसे कहा है यदि x बराबर 3, तो आपसे जानना क्या जाता है, स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो स्कूल में कुल विद्यार्थी बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 3 है और आपके पास कितने कुल विद्यार्थी थे, 2x की पावर 4 + 4x² + का 4x, वैल्यू पुट कर लो। तो 2 हो गया इंटू x की जगह कितना 3 का, तो 3 की पावर 4 + 4 इंटू x की जगह 3 की पावर 2 + 4 इंटू x की जगह 3 हो गया। तो कितना होगा 2 इंटू 3 की पावर 4, तो 3 3 9 27 81 + 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9 + 4 3 12 हो गया। इसको मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो 81 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 2 16 162 हो गया, और प्लस 9 चौक 36 हो गया, और प्लस कितना होगा 12 हो गया। जोड़ लीजिए, तो 2 6 8 2 10 हासिल आया कि 1 6 3 9 1 10 1 11 होगा जाके 1 210। तो क्या लिखोगे, अतः स्कूल में कुल विद्यार्थी बराबर 210 हो गए। ये दोनों प्रश्नों के उत्तर हो गए, ठीक है। चलिए नोट करिए। अगला 13 के बाद 14 नंबर देखिएगा। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 14 नंबर कह रहा है 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट 121 भागे 11 गुणे 11 माइनस, फिर माइनस का 4 है, फिर माइनस है, फिर मझला ब्रैकेट है 3 माइनस 8 माइनस 1, फिर 12 है, और फिर बड़ा ब्रैकेट को सरल कीजिए,
सरल कीजिए। तो ये तो बहुत आसान है, बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे भैया इसको। आपसे कह रहा है क्या, 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट 121 भाग करना किससे, 11 गुणे 11 माइनस माइनस 4 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 1 पर बार है, मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद। देखिए बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, BODMAS। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ये बार वाला, फिर छोटा, फिर मंझिला और फिर बड़ा, इसी क्रम में ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। ओ का मतलब ऑफ या का होता है, इसकी जगह पर मल्टीप्लाई लगकर हम सॉल्व कर लेते हैं। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड और सब्ट्रैक्शन, इसी क्रम में हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास बार है, इसको सॉल्व करेंगे। तो 112 माइनस, हर स्टेप को दोस्तों हम लिखेंगे और स्टेप से ही सॉल्व करेंगे इस नियम से। 11 गुणे 11 माइनस माइनस 4 हो गया, और माइनस कितना 3, और 8 में से 1 जाएगा 7। इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं हमारा, सिर्फ इतने से मतलब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए, अब छोटे ब्रैकेट है उनको सॉल्व कर लेते हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो 121 भागे 11 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो 121 हो जाएगा, और क्या माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया, और माइनस का मंझला ब्रैकेट रखते हैं, अगली लाइन में सॉल्व करेंगे। चाहो तो यहीं पर भी सॉल्व कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर किसी प्रश्न में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं क्या सभी प्रश्नों के लिए बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप करिए, एक लाइन बढ़ जाएगी वो ठीक है, पर गलत ना हो। अब देखिए यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 121 भागे 121 है, यहाँ पर भाग भी कर सकते थे। देखिए माइनस का 4 और 3 में से 7 जाएगा, तो माइनस का 4 बचेगा, फिर से छोटा ब्रैकेट आ गया, मंझला ब्रैकेट की कहानी खत्म हो गई। तो आप क्या पाएंगे, 112 माइनस का 121 भागे 121 और प्लस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। अब देखिए क्या 112 माइनस 100, देखिए यहाँ भाग है, प्लस है, यहाँ प्लस है, तो भाग ऊपर होता है इसलिए पहले भाग करेंगे। 121 को 121 से भाग करोगे तो आप 1 पाओगे, और प्लस का 4 और प्लस का 4, बस हो गया। तो क्या 112 है, 112 माइनस 1 4 5 4 9 हो गया, और 112 में से 9 जाएगा कितना चाहिए, 103, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए इसको मिस नहीं करेंगे इस रूल को, और स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे तो गलत कतई नहीं होगा, ठीक है। अगला 14 के बाद 15 नंबर देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपसे कहता है, नोट करते रहिए फटाफट। 15 नंबर, पंद्रह नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। बारंबारता बंटन को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए इसमें आयत चित्र बनाना है, सबसे आसान होता है 2 नंबर का, और प्रश्न आता है, देखेंगे आयत चित्र द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे। पहले टेबल देखिए, लिखा है माप, फिर बारंबारता, माप गई है लास्ट 50 से 60 तक का, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट है, हाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और लास्ट है 50 से 60। बारंबारता है 2, 8, 15, 20, 16 और 6, ठीक है। कैसे बनाएंगे ये तो प्रश्न हो गया। हमें क्या आयत चित्र बनाना, तो ध्यान से देखिए, इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, इधर हमारा ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। अब देखिए ये हमारा इधर क्या करेंगे, ये माप नीचे की ओर लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे माप,
इस ओर माप चलेगी और बारंबारता ऊपर की ओर चलेगी, बारंबारता, ये फ्रीक्वेंसी ऐसे चलेगी। तो माप कितनी 0 है, फिर कितना यहाँ से 0 हो गया, फिर कितना है 10, फिर 20, 30, 40, 50 और 60 ही तक गया। चलिए एक और बढ़ा लेते, 70 कर लेते हैं। इधर देखिए 2, 8, 15, तो आप ऐसा लीजिए जिससे थोड़ा आसानी हो जाए। तो आप 2-2 का भी गैप इधर ले सकते हैं, 5-5 का भी गैप ले सकते हैं। मैं 2-2 का ले रहा हूँ, थोड़ा आसान पड़ेगा। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, कहाँ तक जाना है 20 तक, 16, 18 और ये लास्ट वाला 20 तक हो गया। ठीक है, आगे भी जा सकता है, यदि आगे भी बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा होता देखिए। तो 0 से 10 के बीच में क्या है 2, तो 0 से 10 के बीच में देखिए 2 पे जाइए, इसको मिला दीजिए, बस हो गया। 10 से 20 के बीच में 8 है, तो 8 कहाँ पर लेगा यहाँ पर, तो इसको इस तरीके से पट्टी से 8 करके बढ़िया मिला देना। फिर कितना है 15 है, तो 15 कहाँ पाएगा, देखिए ये पाएंगे, देखिए 14 और 16 के बीच में 15 आएगा, तो इस तरीके से 15 ये हो गया। उसके बाद 30 से 40 के बीच में 20 है, 20 कहाँ ऊपर है, तो इसी से भागते चले जाइए, ये हमारा इसके सामने आएगा 20। ठीक है, ये हमारा 20 हो गया, ये सीधा ही आएगा भाई। ठीक है, उसके बाद कितना 16, तो 40 से 50 के बीच में 16, 40 से 50 के बीच में 16, 14 ये 16 देखिए इसके सामने ये 16 हो गया हमारा। फिर 50 से 60 के बीच में 6 है, तो 6 कहाँ है ये, तो इसके सामने ऐसे चले जाइए, ये 6 है, इसके सामने चले जाइए, ये बिल्कुल ये ऊंचा हो गया क्या, हाँ ये आएगा 6, तो बस बन गया। अब ज़्यादा चाहते हो कि नहीं समझ पा रहे, तो इसके नीचे जो कहा इसे 2 का, तो यहाँ 2 लिख सकते हो, यहाँ 8 लिख सकते हो, यहाँ 15 भी लिख सकते हो, यहाँ 20 लिख सकते हो, यहाँ 16 लिख सकते हो, यहाँ 6 लिख सकते हो, और नहीं भी नंबर लिखोगे तब भी आपका सही है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आयचित्र बनाते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए बहुत शानदार प्रश्न है 16 नंबर। यदि ए बी बराबर 5 और कामा a माइनस बी बराबर 4 हो, तो आपसे कह रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिए आसान प्रश्न है, पर ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, कैसे मान ज्ञात करेंगे। देखिए हमें किसका वैल्यू चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आप जानते हैं भैया क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी होता है, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए आपको ए बी की वैल्यू पता है और a माइनस बी की पता, ना तो a प्लस बी की पता, ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पता है। तो हमें क्या करना है, हमें a प्लस बी की वैल्यू पता कर लें और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता कर लें, या a b की वैल्यू पता करें, इसमें पुट करें, कोई भी तरीका हो सकता है। तो हम क्या दिया है इसको देखिएगा, दिया है, हर स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा, दिया है क्या a b बराबर 5 और a माइनस बी बराबर 4। सबसे पहले हम इसको देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं, इसको 2 बना देते हैं। समीकरण 2 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो समीकरण 2 का दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, इधर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 4 का स्क्वायर 16 होता है। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे हम, ए बी की वैल्यू पता है 5 है, तो माइनस 2 गुणे 5, नहीं ध्यान आया 5 कहाँ से आया, तो यहाँ लिख लेना समीकरण 1 से, बराबर 16 हो गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए 2 पंचे 10 हो गया, बराबर 16 हो गया, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 16 और माइनस का 10 बराबर हो जाएगा प्लस का 10, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 26 हो गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। अब a प्लस बी की वैल्यू पता चल जाए, उसको निकाल लेते, तो उसको मैं इधर कर दे रहा हूँ। तो a प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए a प्लस बी का जो होल ऑफ स्क्वायर होता है वह a माइनस की b और
प्लस का 4ab ऐसे कर दें। इसको ध्यान देना पड़ेगा। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर एक नया आइडेंटिटी या फार्मूला कर लें, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4ab। इसको जब ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। इसको ओपन करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab, तो 2ab ही बचेगा। लिख सकते कि नहीं? अब देखेंगे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर a माइनस बी की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 4, a b की वैल्यू कितनी 5 है, तो 5 हो गया। यानी कि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 36 आया। तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 36 आया। देखिए यानी कि a प्लस बी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 36 हो जाएगा। यानी कि a प्लस बी बराबर आपके पास क्या प्लस माइनस 6 आएगा। अब a प्लस बी की वैल्यू 2 प्लस माइनस 6 आ रही है, तो ध्यान से देखिएगा, इसको रब कर दें, इसको थोड़ा इधर बढ़ा के लिखते हैं। तो क्या लिखोगे, देखिएगा ध्यान से, a क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको मान चाहिए था, तो क्या होता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। वैल्यू पुट करें, a प्लस बी की वैल्यू आप क्या प्लस 6 ले लेते हैं, तो 6 और ब्रैकेट में कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपने कितने 26 निकाली, तो यहाँ पर 26 हो गया। और माइनस ab की वैल्यू कितनी 5 है, तो आप क्या पाएंगे 6 गुणे 26 में से 5 जाएगा तो बचेगा 21 ना। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 आया। देखिए ठीक है, तो 126 आ गया आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान। एक चीज ध्यान से देखिएगा, जो यह वैल्यू 126 आपकी आई है, ठीक है, यदि आप यहां पर माइनस की वैल्यू ले लें, ध्यान से देखिएगा, इसी में अथवा देखिए आप इतना कर देते हैं, यहाँ आंसर 126 लिख दें तब भी आपको नंबर मिलेंगे। परंतु एक बार देखिएगा, इसी में यदि हम a प्लस बी की जगह पर हम क्या 6 प्लस का रखा था, माइनस रख देते हैं 6, तो माइनस का 6 इंटू कितना 26 माइनस 5 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 26 है और a b की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो कितना माइनस का 6 गुणे 21 और 21 छक्का कितना होता है माइनस का 126। तो आपका देखिए 126 भी आंसर हो सकता है और माइनस का 126 भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो यदि आप प्लस की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तब भी आंसर 126 आएगा, और जब माइनस की रख के सॉल्व करेंगे तो माइनस का 126 आएगा। आप दोनों आंसर लिख सकते हैं, क्या आप दोनों आंसर लिख सकते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, प्लस का चिन्ह लेने पर या a प्लस बी की वैल्यू धनात्मक लेने पर, हाँ, तो यहाँ कर सकते हैं a तथा b की वैल्यू ऋणात्मक लेने पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप 126 लिख के भी छोड़ सकते हैं, माइनस 126 लिख के छोड़ सकते हैं, दोनों भी आंसर हो सकते हैं। तो घबराइएगा नहीं, आप दोनों आंसर लिखिए, ठीक। या ऐसे फर्स्ट पार्ट यहाँ लिख देना a प्लस बी का मान धनात्मक लेने पर, फिर ये आंसर लिखना, फिर यहाँ लिखना a माइनस बी का मान ऋणात्मक लेने पर, और फिर इसको इस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। अगला 16 के बाद 17 नंबर, 17 नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, 25 वर्ष छोटा है। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी, अब्दुल की उम्र की 6 गुनी रही हो, तो आपसे कहता है अब्दुल की वर्तमान उम्र क्या है, तो अब्दुल की वर्तमान उम्र क्या है, तो अब्दुल की वर्तमान उम्र क्या है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इस टाइप के प्रश्न को।
आयु से संबंधित प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है क्या, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र से 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान उम्र क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, माना अब्दुल की वर्तमान उम्र, माना अब्दुल की वर्तमान उम्र x वर्ष मान लेते हैं, तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, वर्तमान उम्र मतलब प्रेजेंट टाइम में। आपसे क्या कह रहा था, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा, जो अब्दुल है अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, यानी कि क्या करेंगे x + 25। ये नहीं समझ पाए, अरे भाई पिता तो बड़ा होगा ना पुत्र से। अब देखिए पिता x + 25 वर्ष का है तो अब्दुल x वर्ष का है, तो 25 वर्ष का अंतर है कि नहीं, छोटा होगा कि नहीं। जैसे मैं कह दूं जो a जो है वह b से 5 वर्ष छोटा है, तो यदि a जो है b से 5 वर्ष छोटा है, a जो है b से 5 वर्ष छोटा, तो मैं कहूँ यदि a 25 वर्ष का है तो b कितने का होगा, a जो b से 5 वर्ष छोटा, तो आप क्या करेंगे 25 में 5 ऐड करेंगे ना, तभी तो 30 वर्ष का होगा। a जो b से 5 वर्ष छोटा है, तो a की उम्र यदि 25 साल है तो b की कितनी हो जाएगी, 25 + 5 होगी ना, तभी 30 पता चलेगा ना। इस प्रकार अब्दुल की उम्र x वर्ष है वर्तमान समय में, तो पिता की कितनी हो जाएगी x + 25 वर्ष। देखिए 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 साल पहले की बात करता है, तो 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की उम्र क्या होगी। यदि 10 साल पहले चले तो अब्दुल की उम्र क्या होगी, तो यदि आज अब्दुल x वर्ष का है, 10 साल पहले कितना x माने 10 वर्ष का हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ आज आप 25 वर्ष के हैं, तो 10 साल पहले आप कितने के होंगे, तो कहेंगे सर 25 में से 10 घटा दें, 15 वर्ष बचेगा। उसी प्रकार अब्दुल आज x वर्ष का, वर्तमान मतलब प्रेजेंट में x वर्ष का है, तो 10 साल पहले कितने का होगा, x में से 10 घटा दिया। यही कहानी पिता में भी करते हैं। 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र, तो 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, x + 25 - 10 वर्ष। इसको सॉल्व कर लें तो कितना पाएंगे, x + 25 - 10 यानी कि x + 15। 25 में से 10 जाएगा, 15 ही बचे, इतने वर्ष का होगा अब्दुल का पिता। अब ध्यान से देखिए, प्रश्नानुसार आपसे क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र, तो पिता की उम्र कितनी 10 वर्ष पूर्व, x + 15, पिता की उम्र अब्दुल की उम्र कितनी, x - 10। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व पिता की जो उम्र है अब्दुल की उम्र की 6 गुनी है। तो किसकी उम्र 6 गुनी, पिता की उम्र अब्दुल की उम्र से 6 गुनी, इसलिए अब्दुल की उम्र में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि बीच में हमें क्या समानता सूचक चिन्ह लगाना है, बराबर का चिन्ह लगाना है। तो x + 15 = 6x - का 6 × 10 60 हो गया। x को उठाते उधर ले जाए, 15 को अपनी जगह पे रखे, 15 - का 60 इधर आएगा, प्लस का 60 बराबर 6x और माइनस का x हो गया, यानी कि 75। भाई 15 और 60 75 और इधर 5x हो जाएगा, यानी कि इधर कर दे रहा हूँ x बराबर कितना हो जाएगा आपका 75/5 है कि नहीं। तो 5 × 5 और 5 × 5 और 5 2 10 12, x बराबर 12 नहीं 25, 5 × 5 हुआ, देखिए 2 बचा जाके 25 और 25, तो 15 वर्ष आया जाके। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अतः फाइनल आंसर, अतः अब्दुल, पूछा क्या था आपसे, अब्दुल की वर्तमान उम्र आपने x माना है, तो x की जगह कितना 15 आएगा। यदि पिता की कहता है वर्तमान उम्र बताओ, तो यहाँ कहता है 15, तो 15 25 कितना होता, 40 हो जाता। ठीक है, तो अतः अब्दुल की वर्तमान उम्र बराबर 15 वर्ष। फाइनल आंसर आ गया, बढ़िया से ब्रैकेट में पैक करिए, लिखिए। अंतिम प्रश्न देखिएगा 17 के बाद 18 नंबर। 18 नंबर दोस्तों आपसे कहता है, इसको रख कर दें ध्यान से। 18 नंबर आपसे कह रहा है, प्रश्न कह रहा है पार्श्व चित्र में त्रिभुज
ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं, समरूप हैं। आगे आपसे कहता है त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए, शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए, हमें शेष भुजाएं किसकी चाहिए? त्रिभुज PQRS की। कैसे करेंगे? देखिए चित्र बना मिलेगा आपको इसमें, देखिए चित्र एक बना मिलेगा इस तरीके से। दोस्तों एक चित्र आपके पास बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। कह रहा है A, B और C। यहाँ पर कौन सा बिंदु? C। यहाँ पर P, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है। ये आपसे कह रहा है 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये आपसे 3 सेंटीमीटर कह रहा है, ठीक है। और ये आपसे 2.8 सेंटीमीटर कह रहा है, और आपसे कह रहा है ये 1.5 सेंटीमीटर है। इतना चित्र बना हुआ मिलेगा आपको। तो ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है। तो सबसे पहले लिखिए दिया है, फिर बताता हूं समरूप का मतलब क्या है। दिया है क्या? AB बराबर 2 सेंटीमीटर, उसके बाद BC बराबर 3 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या? CA बराबर 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है? QR इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। आपको चाहिए क्या? PQ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और RP इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपसे क्वेश्चन में दिया क्या है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। समरूप का ही चिन्ह होता है, और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा? AB बटे PQ इक्वल टू QR बटे BC इक्वल टू RCA। एक मिनट, संगत भुजाएं क्या होती? समानुपाती होती। तो क्या लिखा? AB बटे PQ इक्वल टू BC बटे QR इक्वल टू CA बटे RP, ठीक है। अब देखिए हमें क्या कहा था? शेष भुजाएं चाहिए, तो शेष भुजाएं PQ और RP चाहिए हमें, है कि नहीं? तो ये कैसे पता चलेगा? देखिए ये दो ले लें, AB बटे PQ और क्या? BC बटे QR। तो यदि जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो यहाँ से AB बटे PQ इक्वल टू BC बटे QR लिख सकते कि नहीं? अब देखिए AB की वैल्यू आपको दे रखी 2 सेंटीमीटर, 2 बटे PQ की वैल्यू आपको ज्ञात करनी, तो PQ भी ले देते हैं, और BC की वैल्यू आपके पास 3 है, और QR की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1.5 है। बस सॉल्व कर लो इसको। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 15 1 15, 15 2 30। तो आप पाएंगे क्या? 2/PQ इक्वल टू 2 बटे 1 बचा जाके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहीं पर कर दीजिए, तो आप क्या पाएंगे? 2PQ इक्वल टू कितना? 2, यानी कि PQ इक्वल टू 2 बटे 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि PQ बराबर आपके पास क्या आया जाके? 1 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद इधर देखिएगा, पहले ये नोट करिएगा, फिर ये, और फिर इसके बाद इधर आइए। उसके बाद देखिए जो BC बटे QR जो होगा वह CA बटे RP के बराबर हो सकता है। क्यों किया मैंने? BC बटे QR, CA बटे RP की वैल्यू नहीं पता है, बाकी सब कुछ पता है। BC आपके पास कितना है? 3, और QR कितना? 1.5 बराबर CA कितना आपका? 2.8, और RP कितना? तो ज्ञात ही करना। वही कहानी यहाँ पर भी करनी। पॉइंट हटा लें, 0 बढ़ा लें, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 हो गया। तो क्या बचा जाके? 2 बटे 1 इक्वल टू 2.8 अपान RP। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2RP इक्वल टू 2.8, दैट इज RP इक्वल टू 2.8 अपान 2, ठीक है। तो 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, पॉइंट का 2 चक्कू 8। तो RP इक्वल टू कितना? 1.4 सेंटीमीटर। इतना आपका आ गया जाके। तो आपसे पूछा क्या था? त्रिभुज PQR की शेष भुजा। तो क्या लिखोगे? अतः त्रिभुज PQR की
शेष भुजाएं क्या है? पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और आर पी इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। बस ये कंडीशन ध्यान रखनी है यहाँ पर, ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू बी सी अपन क्यू आर इक्वल टू सी अपन आर पी। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। चलिए नोट करिए, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका मॉडल पेपर नंबर पहला था। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से कराने का प्रयास किया। मुझे भी उम्मीद है आपने बहुत ही अच्छे से इसको किया होगा। 1 घंटे के अंदर देखिए मैंने प्रश्न को लिखा भी है, समझाया भी है और सॉल्व भी कराया है। तो आप भी 1 घंटे के अंदर आपको सिर्फ सॉल्व करना है, समझाना नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है। इसलिए आप स्पीड बढ़ाइए, यदि कोई दिक्कत है तो आप पूछिए और बहुत ही अच्छे से दोस्तों करिए। वीडियो को आप सभी में अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करते रहिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।